कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। उसके लंबे नाखूनों से उस फोटो पर स्क्रैच आने लगे, जिस कारण आरोही का फोटो खराब होने लगा। उस फोटो की तरफ देखकर रोनिका तेज तेज हंसते हुए बोली, देखो ना, तुम्हारी क्या स्थिति है कि सिर्फ एक नाखून लगाने से तुम्हारा चेहरा बिगड़ गया। अब तुम सोचो, कभी तुम मेरे सामने आ गई तो मैं तुम्हारा क्या हासिल करूंगी। और रही बात दज की, तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जहां हो वहीं रहोगी तो सही सलामत रहोगी। लेकिन दज की चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि ही इज माइन। ये कहते हुए वो तेज तेज हंसने लगी। पुणे के पॉश इलाके में एक खूबसूरत सा बंगला था। उस बंगले के बाहर बोर्ड पर बड़े ही खूबसूरती से लिखा हुआ था, AR शर्मा। और उस बंगले के चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। वो बंगला जितना खूबसूरत बाहर से था, उससे ज्यादा अंदर से था। सफेद संगमरमर से बनी दीवार धूप की रोशनी में और भी ज्यादा खिल रही थी। उस बंगले के बाहर बहुत ही सुंदर छोटा सा गार्डन था। हालांकि वो बंगला ज्यादा बड़े एरिया में नहीं बना था, पर दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। अगर कोई उसे एक बार देखता तो दोबारा देखने के लिए मजबूर हो जाता। उस बंगले के अंदर बहुत से मेड्स काम कर रहे थे। तभी एक लड़की, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, दूध जैसा गोरा रंग, बड़ी बड़ी गहरी आंखें, काले घने लंबे बाल, और उसने पिंक कलर का क्रॉप टॉप पैंट पहन रखा था, जो कि उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। उसने अपने पैरों में एक नॉर्मल हील पहनी हुई थी। वो अपने हील को पहने हुए बड़े ही खूबसूरत तरीके से सीढ़ियों से उतरकर हॉल में आई, तो एक मेड उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैम, आपका नाश्ता रेडी है। वो लड़की, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत सी थी, तो वो अपने बालों को कान के पीछे करते हुए बोली, थैंक यू। ये कहते वो सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। डाइनिंग टेबल के पास जाकर वो वहां बैठ गई। तभी वो लड़की ने अपने हाथों में रिमोट को लिया और हॉल में लगे LED की तरफ दिखाते हुए प्रेस किया गया। प्रेस होते ही LED ऑन हो गया और न्यूज़ चैनल चालू हो गया। उस न्यूज़ चैनल में ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रहा था। उस ब्रेकिंग न्यूज़ को देखते ही उस लड़की के चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। उस ब्रेकिंग न्यूज़ में इस वक्त बिजनेस टाइकून दज खन्ना के बारे में दिखाया जा रहा था। उस न्यूज़ में एक लड़की बोल रही थी कि ये देखिए, दज खन्ना, जो दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी में जाने वाले हैं। ये पार्टी जो बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लिए बहुत मायने रख रही है, वहाँ वो कल रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे। हालांकि सबके सामने वो उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं मानते, पर सभी जानते हैं कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। देखिए उनकी खूबसूरत तस्वीरें। ये कहते हुए न्यूज़ में दच और रोनिका की खूबसूरत तस्वीरें आने लगी, जो कि एक दूसरे से काफी क्लोज होकर खड़े थे। उन दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वे दोनों एक दूसरे के लिए कमिटेड हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। ये सब देखकर डाइनिंग टेबल पर बैठी लड़की की आंखें गुस्से से लाल होने लगी और उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। ना चाहते हुए उसकी लाल आंखों से हल्के हल्के आंसू निकलने लगे। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून निकल रहा हो। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले हुए थी और एक टक LED की तरफ घूर कर देखी जा रही थी। तभी पीछे से दो प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे हाथ आकर गले में पड़ गए। जैसे ही उस लड़की ने गले में पतले और मासूम हाथ को महसूस किया, तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो झट से अपने आंखों से आंसुओं को साफ करते हुए बोली, किसु, तिशु, बेटा, आप दोनों आ गए। तभी वो दोनों बच्चे अपनी मीठी से आवाज में बोले, यस मम्मा, हम लोग आ गए। आप क्या कर रही हैं? ये सुनते ही वो लड़की मुस्कुराकर बोली, मैं क्या करूंगी, मैं तो अपने बच्चों को मिस कर रही थी। वो लड़की अपने दूसरे हाथ से रिमोट लेकर LED को बंद किया और अपने दोनों बच्चों को दोनों साइड से बाहों में भर लिया। फिर प्यार से दोनों के माथे को चूमते हुए बोली, तुम दोनों कहाँ से शैतानी करके आ रही हो? ये सब कहते हुए वो लड़की उन दोनों को ऊपर से लेकर नीचे तक गौर से देखी। तुम दोनों के कपड़े अस्त व्यस्त, बाल बिखरे हुए और हाथ पैरों में मिट्टी लगी हुई, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो दोनों अभी अभी शैतानी करके आए हैं। वे दोनों बच्चे अपनी मॉम के सामने आते ही बिल्कुल शांत हो गए और मासूम से बनकर बोले, मम्मा, वी आर इनोसेंट बेबी।
ये सुनते ही लड़की के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो तुरंत ही अपने चेहरे को एक्सप्रेशनलेस बनाते हुए उन दोनों बच्चों से बोली, आई नो, तुम दोनों कितने इनोसेंट हो ये मुझे अच्छे से पता है। मेरे सामने भोले बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों की माँ हूँ। चलो जल्दी से हैंड वॉश करके आओ। कहते हुए वो लड़की दोनों बच्चों की उंगलियों को अपने हाथों में फंसाई और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। लड़की वॉशरूम में जाकर उन दोनों का हैंड वॉश और माउथ वॉश कराने लगी और दोनों के कपड़े चेंज कर दिए। वो एक बच्चे को प्यार से अपने हाथों में पकड़कर बोली, देखो कुशु, यू आर अ एल्डर ब्रदर। देखो तुम बड़े हो, तो मैं अपने छोटे भाई तिशु की हमेशा केयर करनी चाहिए। इस तरह से शैतानी करोगे तो वो भी तो बिगड़ जाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर उन दोनों बच्चों में जो कि बड़ा था वो मुस्कुराते हुए हाँ में अपने पलकों को झपकाकर बोला, ओके मम्मा, मैं अब उसका पूरा ख्याल रखूंगा और मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये सुनते ही वो लड़की उसके गालों को चूम लेती है और बोलती है, दैट लाइक माई बेबी। फिर वो दूसरे बच्चे के कपड़े चेंज करके उसे चूमते हुए बोली, माई क्यूट बेबी। ये कहते हुए वो दोनों के हाथों को पकड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ आई। फिर दोनों को अपने बगल में बैठाकर ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। दोनों बड़े ही एलिगेंट तरीके से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दोनों को देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि वो सिर्फ 4 साल के बच्चे हैं। वो दोनों काफ़ी मेच्योर और बड़े लोगों की तरह बिहेव कर रहे थे। उसी समय किसी की पीछे से आवाज़ आई तो सब लोग यहाँ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मुझे भूल ही गए। उस आवाज़ को सुनते ही वो लड़की और दोनों बच्चे सामने खड़े इंसान की तरफ देखा और अपने होठों पर बड़ी सी स्माइल लिए आगे बढ़ते हुए आए। फिर दोनों चिल्लाते हुए बोले, बड़ी बड़ी, तुम आ गए। ये कहते हुए दोनों तालियां बजाने लगे। वे दोनों उठने ही वाले थे तभी वो लड़की अपने आंखों से गुस्सा दिखाते हुए तेज आवाज में बोली, नो सिट हियर। यहाँ से किसी को नहीं हिलना है। ये सुनते ही दोनों बच्चे वापस से चेयर पर बैठकर अपने ब्रेकफास्ट करने लगे। वहीं इंसान देखने में बहुत ही हैंडसम, ब्राउन आंखें, गोरा रंग, पतले होठ, ब्राउन हेयर, हल्की ब्राउन हेयर, उसकी हाइट 6 फुट थी। वो दिखने में बहुत ही चार्मिंग और हैंडसम लग रहा था। वो मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ देखकर बोला, ओफो आरू, क्या करती रहती हो? हर वक्त इतना बच्चों को डराओगे तो बच्चे डर जाएंगे। उस लड़के की बात सुनते ही वो लड़की यानी आरोही उसको घूर कर देखने लगी। तभी वो लड़का हंसते बोला, ओके ओके, मैं समझ गया तुम कहना क्या चाहती हो। ये कहते हुए वो आरोही को साइड हक किया और वहीं ग्रेस के बगल वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। फिर सभी एक साथ ब्रेकफास्ट करने लगे। उसी समय आरोही का मोबाइल रिंग किया और आरोही एक सेकंड मोबाइल की तरफ घूर कर देखी, फिर तुरंत कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर आरोही के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसके होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। आरोही कुछ देर तक सामने वाले की बातें सुनती थी और फिर कॉल कट कर दी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक और होठों पर एक खतरनाक की स्माइल थी। डाइनिंग टेबल के पास बैठे उस लड़की की नज़र आरोही पर ठहरी हुई थी। आरोही के चेहरे के हर एक्सप्रेशन को गौर से देख रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ आरोही की तरफ देखकर बोला, किसका फ़ोन था? पर आरोही ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। वो मोबाइल को टेबल पर रखकर अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट कराने लगी। तभी वो लड़का फिर से बोला, तुम्हारी आंखों की चमक और होठों की खतरनाक स्माइल मुझे बता रहा है जो तुम चाहती थी वो काम पूरा हो चुका है। आरोही ने अभी भी कुछ नहीं कहा पर उसके होठों की खतरनाक स्माइल और भी ज़्यादा गहरी हो गई। आरोही के चेहरे को स्माइल को देखकर वो तुरंत मुस्कुराते बोला, यू थिंक यू हैव गॉट दैट प्रोजेक्ट। ये सुनते ही आरोही की आंखें बड़ी हो गई और अपनी आंखें बड़ी करके उस लड़के की तरफ देखी। तभी वो लड़का मुस्कुराने लगा और अपने बालों में हाथ फेरते बोला, यू नो आई एम सो स्मार्ट। तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखकर सब समझ जाता हूँ। ये सुनकर आरोही बोली, ज़्यादा उड़ो मत वरना मुझे ज़मीन पर गिराना आता है। ये कहकर वो वापस से अपने बच्चों की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर ब्रेकफास्ट कराने लगी। तभी वो लड़का वापस से बोला, यू नो व्हाट यू आर सो हार्टलेस। आरोही फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दी लेकिन उसके होठों की तिरछी स्माइल आ गई। वो लड़का मुंह बना लिया और मुंह बनाते हुए ब्रेकफास्ट करने लगा। वो मन ही मन बड़बड़ाए जा रहा था कि ये लड़की भी ना जाने किस मिट्टी की बनी है, इसके अंदर शायद दिल ही नहीं है। सच अ हार्टलेस। ये कहते हुए वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। कुछ ही देर में दोनों बच्चों का पेट भर गया और दोनों आरोही की तरफ देखकर बोले, मम्मा माई टमी इज फुल। जैसे ही क्रिस ये कहा तो त्रिस भी तुरंत बोला, यस मम्मा माई टमी इज फुल टू।
आरोही हल्का सा मुस्कुराई और फिर तुरंत ही अपने चेहरे को नॉर्मल करके उन बच्चों से बोली, ओके, यू बोथ आर गो टू हैंड वॉश। ये सुनते ही दोनों बच्चे धीरे से चेयर पर से उतरे और छोटे छोटे कदमों के साथ वहां से आगे बढ़कर एक रूम की तरफ बढ़ गए। आरोही अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से अपने बच्चों को देख रही थी। उनके एक एक पग को देखकर मन ही मन उसे खुशी मिल रही थी। आखिर ये दोनों बच्चे ही तो उसके जीने का सहारा थे। जब उसने दच को छोड़ दिया था तब से वो टूट गई थी और जीना भी नहीं चाहती थी। तब उसके जीने का एकमात्र सहारा उसके बच्चे थे। जहां वो टूटकर बिखर चुकी थी वहीं उसके दोनों प्यारे बच्चे उसे वापस से समेट लिए थे और फिर से उसे नई उम्मीद, आशा की किरण दिखाए थे। आरो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे वो पल याद आया जब डिलीवरी के बाद उसके दोनों बच्चों को उसने अपनी गोद में लिया था। आरोही की तो आंखें ही भर आई थी। इतने प्यारे लग रहे थे वो दोनों बच्चे, और उनके छोटे छोटे हाथ, उनकी छोटी छोटी उंगलियां और उनका टिमटिमाई हुई आंखों से आरोही को देखना, ये सब याद करके उसकी आंखें हल्की नम हो गई। वो लड़का जो कि सामने बैठा हुआ था वो आरोही के चेहरे को देखने लगा, क्योंकि आरोही ब्रेकफास्ट करते हुए रुककर किसी गहरी सोच में डूब गई थी। जब उसकी नजरें आरोही की आंखों पर गई जो हल्की नम हो गई थी, उसके आंसू आंखों से बाहर आने वाले थे, तभी आरोही को खुद पर किसी की घूरती हुई नजरों का एहसास हुआ। तो वो झट से अपने आंखों की नमी को आंखों में छुपा ली और तुरंत अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को चेंज कर कोल्ड ऑरा में बदल दिया। जहाँ वो अभी थोड़ी इमोशनल हो गई थी तो तुरंत अपने ऑरे को बदल ली, जो बिल्कुल ही हार्टलेस गर्ल की तरह दिखाई दे रही थी। वो उस लड़के की तरफ देखकर बोली, व्हाट आर यू स्टेयरिंग मी निखिल। ये सुनते ही वो लड़का यानी कि निखिल हड़बड़ा गया और जल्दी से बोला, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। आरू से घूर कर देखने लगी तो वो लड़का वापस से जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने लगा। उसे ऐसे देख आरोही भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। कुछ देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल गए। आरोही ने अपने बच्चों के लिए केयर टेकर को रखा था। उसने एक नहीं, दो दो केयर टेकर को रखा था, क्योंकि वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसने अपने घर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। आरोही की एक बहुत अच्छी खासी कंपनी थी जिसका अब धीरे धीरे बहुत नाम हो गया था। इन 5 सालों में आरोही ने दिन रात मेहनत करके काफ़ी कुछ अचीव कर ली थी। जहाँ डच बिजनेस का नंबर 1 किंग था, वहीं आरोही की भी गिनती क्वीन में की जाती थी। लेकिन अफसोस, कोई उसका रियल नाम नहीं जानता था। आरोही बिजनेस की दुनिया में एवी के नाम से जानी जाती थी। आरोही ने खुद के नाम को शॉर्ट कर दिया था, और रियलिटी ये भी थी कि वो खुद के नाम को रिवील नहीं करना चाहती थी। वो मीडिया के सामने बहुत कम आती थी, अपने आप को खुद में सिमटे हुए रखती थी। उसे मीडिया और पब्लिसिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और उसे हर हाल में सक्सेस पाना था ताकि वो लोगों को बता सके कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो खुद के बल पर सब कुछ कर सकती है, और उसे अपने दोनों बच्चों को अच्छी परवरिश भी देना था। इस कारण वो दिन रात एक करके मेहनत कर रही थी, और आज उसकी मेहनत ने रंग लाया था। कल की पार्टी उसकी मेहनत का फल था, क्योंकि कल एक अवार्ड फंक्शन था जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन को अवार्ड मिलने वाला था। उस अवार्ड सेरेमनी में दच को भी बुलाया गया था। अब देखना ये है कि अवार्ड किसको मिलने वाला है, दच या आरोही, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी तरफ दच अपने केबिन में बैठकर अपना काम कर रहा था। अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया था और पिछली सारी बातों को भूल गया था। उसे याद नहीं था कि रोनिका ने उसे कुछ खाने पीने के लिए दिया था, क्योंकि वो उसके खाने में उस दवा को इस तरह से इंजेक्ट कर देती थी कि वो खाने के बाद और कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाता, फिर किसी गहरी नींद में सो जाता था और वापस उठने पर कुछ भी याद नहीं रहता था। उसे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन महसूस होती थी। वो कभी कभी सोचने लगता था कि वो कैसे हो गया है, पर वो समझ नहीं पाता था। ज़्यादा सोचता तो वो और ज़्यादा इरिटेशन में चला जाता था। पर उसने कभी ये ध्यान ही नहीं दिया कि वो जब भी सोया उसके पास रोनिका ही रही। वो इतनी चालाक थी कि वो इतनी सफाई से काम किया करती थी कि दच उस पर शक ही नहीं कर सकता था, क्योंकि दच रोनिका को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता था। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रोनिका कौन है। रोनिका कोई आम लड़की नहीं है, अजीत सिन्हा की बेटी थी, जो अपने माँ बाप की बहुत चहेती और लाडली है। इस कारण वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है। रोनिका और दच कॉलेज टाइम के फ्रेंड रहे हैं, और रोनिका उसी समय से दच की दीवानी है। हालांकि उसके पीछे बहुत से लड़के पड़े थे, पर रोनिका कभी भी किसी लड़के को भाव नहीं दी, क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ दच पर टिकी थी। पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह से वर्जन थी, क्योंकि उसने कई बार 1 टाइम स्टैंड कर रखा था। फिर भी उसे अपनी लाइफ दच के साथ बितानी थी।
वो इतने सालों से अमेरिका में थी और अब अपनी पढ़ाई जो कि उसकी बीमारी के कारण बीच में रुक गई थी उसे कंप्लीट कर रही थी। उसके साथ ही साथ वो अपने डैड के बिजनेस को अमेरिका में स्प्रेड कर रही थी। इस कारण वो यहाँ नहीं थी, पर रोनिका को दच के पल पल की खबर मिलती थी। उसे जब पता चला कि दच ने आरोही से शादी कर ली है तो ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई और वो किसी तरह वो उनका रिश्ता तोड़ना चाहती थी। रोनिका अब तक खुद को दच की फैमिली के सामने अच्छा दिखा चुकी थी, जिस कारण उसकी फैमिली भी उससे बहुत इम्प्रेस थी। उसकी माँ तो आरोही के जाने पर बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, पर उन लोगों को यही पता था कि आरोही अब इस दुनिया में नहीं रही। इस कारण उसकी माँ ये चाहती थी कि उनका बेटा दच रोनिका से शादी कर ले और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, पर दच था कि मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन दच के डैड इस बात के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि आरोही अभी जिंदा है, और ये सच भी था। दच की मॉम को आरोही नहीं है ये बात इसलिए लगती थी क्योंकि रोनिका ने ही उनके दिमाग में आरोही की मौत की बात बैठा दी थी। साथ ही साथ वो आरोही के खिलाफ भड़का भी रही थी। वो पूरी तरह से उन्हें मैनिपुलेट कर दी थी, जिस कारण आरोही से दच की माँ थोड़ी नाराज भी थी। वहीं दच अब बहुत दिनों बाद अपने दादाजी मतलब पैलेस आया था। वो अंदर जाकर सीधे पंखुड़ी के रूम की तरफ बढ़ गया। पंखुड़ी जो कि अभी भी उसी तरह बेड पर लेटी हुई थी और चारों तरफ के मशीनों से घिरी हुई थी। उसकी निगरानी के लिए दच ने एक नर्स हमेशा तैयार रखा था। उसके साथ साथ तुषार भी उसकी केयर करता था। अभी वो बाहर गया हुआ था क्योंकि उसे पता चला था कि कोई अमेरिका के फेमस डॉक्टर पंखुड़ी का इलाज कर सकते हैं। दच जाकर वहीं बेड के पास चेयर पर पंखुड़ी के बगल में बैठ गया और प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोला, पंखु, होश में आ जाना। अब और कितना अपने भाई को परेशान करेगी? तुझे नहीं पता तेरे भाई तेरे लिए कितना परेशान है? देख ना, एक तो तेरी भाभी मुझे छोड़कर चली गई और ऊपर से तू है जो इस तरह से नाराज हुई पड़ी है। तू बस जल्दी से होश में आ जाओ और हम दोनों मिलकर तेरी भाभी को ढूंढेंगे। मुझे पता है वो मुझसे नाराज है और मैं उसे मना लूंगा। आई नो मेरी आरोही मुझे बहुत प्यार करती है और जब मैं उसे अपने सीने से लगाऊंगा तो वो झट से मान जाएगी। ये कहते हुए वो पंखुड़ी की तरफ देख रहा था। दच की आंखें ये सब बोलते हुए हल्की नम हो गई थी। तभी उसके कंधे पर जाकर किसी ने हाथ रखा। ये पीछे मुड़कर देखा तो रोनिका खड़ी थी। रोनिका उसके बालों को सहलाती बोली, कमान दच, खुद को संभालो। आखिर कब तक तुम उनके लिए रहोगे जो तुम्हें कुछ ना समझकर छोड़कर चली गई? ये सब बातें रोनिका का मन में बोल रही थी। फिर अच्छी बनते हुए बोली, ऑफकोर्स दस, तुम्हें जल्द ही जल्द सब कुछ मिल जाएगा और पंखु भी जल्दी ठीक हो जाएगी। ये कहते हुए घूरकर पंखुड़ी की तरफ देखी, फिर वापस से मासूमियत लाकर दच की तरफ देखने लगी। दच बस रोनिका के हाथ को पकड़कर बैठा रहा। वही डोर पर खड़ी उसकी मॉम ये सब देख रही थी और मन ही मन उन्हें ये लग रहा था कि अगर उनके बेटे को कोई संभाल सकता है तो वो रोनिका ही है। दूसरी तरफ आरोही अपने ऑफिस के केबिन में बैठी हुई थी और एक फाइल को चेक कर रही थी। उसके चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं थे और बहुत ज़्यादा सख्त लग रही थी। वो सख्त एक्सप्रेशन के साथ बड़े ही गौर से फाइल को चेक कर रही थी। तभी उसकी सेक्रेटरी वहां आकर खड़ी हुई। वो आरोही के गुस्से के कारण डर से कांप रही थी क्योंकि उसे आरोही के गुस्से से बहुत डर लगता था। वो डर के कारण आरोही की तरफ देख नहीं रही थी। तभी आरोही अपने हाथ में पकड़े फाइल को उसके मुंह पर फेंकते बोली, ये सब क्या है? ऐसे काम किया जाता है? अगर तुम लोग इस तरह से काम करोगे तो मेरी कंपनी तो डूब जाएगी। इस तरह से काम के बलबूते पर मैं अपनी पोजीशन को कहाँ से बनाए रख सकती हूँ? जो काम मैं 2 दिन में कंप्लीट करने को कहा था वो काम 10 दिन में भी कंप्लीट नहीं हुआ। इस तरह से काम हुआ? तुम लोग यहाँ क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ने आते हो? अगर तुम लोगों से काम नहीं होता है तो वो डोर है, गेट आउट। ये कहते हुए डोर की तरफ इशारा किया। वहीं सामने खड़ी सेक्रेटरी डर से कांपती बोली, सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई, मैं 2 दिन के लिए नहीं आई थी। आरोही बोली, आई डोंट नो कि तुम 2 दिन के लिए नहीं आई थी, क्या प्रॉब्लम था? आई डोंट केयर अबाउट इट, मुझे सिर्फ इसका रिजल्ट चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है, आज के आज मुझे ये काम कंप्लीट चाहिए। नाउ गेट लॉस। ये कहकर वो तुरंत ही चेयर से उठी और विंडो की तरफ बढ़ गई। वहीं खड़ी सेक्रेटरी डर से फाइल को सेट करते हुए तुरंत केबिन से बाहर चली गई। अब आरोही ऑफिस में लगे ग्लास विंडो के पास खड़ी होकर बाहर की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में
कोई भाव नहीं थे, पर उसका चेहरा डार्क था, जिसे देखकर साफ पता चला था कि वो अभी गुस्से में है। तभी उसका मोबाइल बजा और कुछ सेकंड तक फ्लैश हो रहे नंबर को देखने के बाद उसने कॉल पिक किया। तभी दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज़ आई। एवी, हमने अवार्ड शो के लिए सारी बुकिंग कर दी है। ये अवार्ड हमें बेंगलुरु में मिलने वाला है, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। इसलिए वहाँ पर होटल में सारी व्यवस्था कर दिया है। आरोही ज़्यादा कुछ नहीं बोली, बस हाँ में जवाब देकर कॉल कट कर दी। कॉल कट करके वो अपने फ़ोन को सोफे की तरफ फेंक दी और फिर वापस से विंडो की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों के सामने फिर से 5 साल पहले का सीन नाचने लगा, जब दक्ष के धोखे के कारण वो सड़क पर रोती हुई इधर उधर भटक रही थी और उसे संभालने वाला उस वक्त कोई नहीं था। अचानक ही वो अपने सोच से बाहर आई और गुस्से से बोली, प्यार का समय बीत गया। इट्स टाइम टू रिवेंज। सो रेडी फॉर रिवेंज टू मिस्टर राठौर। अब मैं तुम्हें असली एबी से मिलवाऊंगी। तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है मेरे साथ, मेरे प्यार, मेरी जज्बातों के साथ खेला है तुमने, जिसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। ये सब बोलते हुए आरोही की आंखें ज्वालामुखी की तरह चल रही थी। ऐसा लग रहा था वो अपनी आंखों से ही दक्ष को चिंता चला देगी। अवार्ड सेरेमनी एक दिन बाद होने वाला था, इसलिए आरोही अपने दोनों बच्चों और अपने दोस्त निखिल के साथ बेंगलुरु के लिए निकल गई। वे सब फ्लाइट में बैठे हुए थे और आरोही के मन में बहुत कुछ चल रहा था। ये तो आरोही ही जानती थी। वो एक नज़र अपने दोनों बच्चों की तरफ देखी, जो कि गहरी नींद में चले गए थे। वह उन दोनों के बालों को सहलाई और वो उसके माथे को चूम ली और फिर अपनी सीट पर पीछे की तरफ से टिक कर आंखें बंद कर ली। फिर एक एक करके सब कुछ सोचने लगी। घंटों बाद जब उनकी फ्लाइट लैंड हुई तो बाहर आते ही उन्हें रिसीव करने के लिए एक कार आकर खड़ी हो गई। आरोही अपने दोनों बच्चों और निखिल के साथ कार में जाकर बैठ गई। निखिल ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था और आरोही अपने दोनों बच्चों के साथ बैक सीट पर बैठी हुई थी। दोनों बच्चे बाहर की तरफ देख रहे थे और आंखों में चमक लिए हुए बोले, मॉम, हम लोग यहाँ घूमने आए हैं ना? आरोही अपने दोनों बच्चों के बालों को सहलाकर बोली, ऑफकोर्स बच्चों, हम लोग यहाँ पिकनिक के लिए आए हैं। जिसे सुनकर वो दोनों बच्चे मुस्कुरा उठे और वापस से विंडो के बाहर देखने लगे। लेकिन आरोही तो किसी और सोच में थी, पर कुछ सोचकर उसके होठों की स्माइल बड़ी हो गई। कुछ देर बाद उनकी कार होटल के सामने आकर रुकी। ये बेंगलुरु का सबसे टॉप का और जाना माना होटल था और यहीं पर आरोही के लिए सारी बुकिंग कराई गई थी। आरोही ने सबसे पहले मास्क लगाया और अपने दोनों बच्चों की उंगलियों को अपने हाथों में पकड़ लिया। फिर कार का डोर ओपन कर बाहर निकली। वो इस वक्त एक बिजनेस सूट पहन रखी थी और वो काफ़ी एलिगेंट लग रही थी। उसके स्ट्रेट लंबे बाल लहरा रहे थे और दोनों बेटों के साथ होटल में एंट्री की। वहीं निखिल भी उसके साथ आगे आया और दोनों होटल के अंदर पहुंचकर रिसेप्शन पर जाकर रूम की कीज ली और रूम की तरफ बढ़ गए। कुछ देर में आरोही अपने दोनों बेटों को नहलाई और फिर उन्हें कुछ खिलाकर सुला दिया। फिर वो भी फ्रेश होकर कुछ खाकर लैपटॉप के पास बैठकर कुछ जरूरी काम करने लगी। तभी निखिल उसके पास आकर बोला, यार तू कितना काम करेगी, चल थोड़ा सा आराम कर ले। आरोही बिना किसी भाव के बोली, नो, इट्स अर्जेंट। ये कहते हुए वो लैपटॉप पर अपने हाथों को फिराने लगी। आरोही को अपने दोनों बेटों की भी फिक्र थी, क्योंकि वो दोनों जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं थे, सिर्फ अपने मॉम और निखिल तक ही सीमित रहते थे। ये बातें आरोही को अच्छी नहीं लगती थी। वो चाहती थी कि उसके बच्चे बाकी बच्चों की तरह सबसे घुले मिले और सबसे हंसकर बात करें, लेकिन वो हमेशा अकेले में रहते थे और कहीं जाते थे तो पैनिक करने लगते थे। ये बात आरोही को बहुत परेशान करती थी। इस बात से परेशान होकर उसने बहुत कुछ सोच रखा था। उसने सोचा था कि वो यहाँ रुककर अपने बच्चों को कुछ दिन यहाँ घुमाएगी और उनके साथ टाइम स्पेंड करेगी, ताकि उनके अंदर के और हेजिटेशन को बाहर निकाल सके। कुछ ही देर में उसके दोनों बच्चे उठे और तब आरोही उन दोनों को होटल के पीछे बने पार्क में ले करके गई। उन्हें वहाँ पर खेलने लगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। आरोही के दोनों बच्चे वहाँ सभी बच्चों को देखकर मुंह बनाने लगे, तो आरोही उन्हें प्यार से समझाते बोली, हमें सबके साथ घुल मिलकर खेलना चाहिए, आखिर मम्मा है ना तुम लोगों के साथ। ये सुनकर दोनों ने मुंह बनाया और उन दोनों के हाथ में जो गेंद थी उसे उछालते हुए दोनों एक साइड में जाकर खेलने लगे। तभी आरोही का कॉल आया और वो दूसरी साइड जाकर बात करने लगी। वो दोनों बच्चे गेंद खेल रहे थे, तभी वो गेंद जाकर किसी की पीठ पर लगी। वो लंबा चौड़ा इंसान जो उन दोनों की तरफ पीठ किए हुए खड़ा था, वही क्रिस। जब ये देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा।
वो तुरंत चलते हुए गेंद लेने के लिए उस इंसान की तरफ बढ़ गए। तभी वो आदमी पीछे मुड़ा और अपने पैरों के पास गिरी गेंद को देखते ही वो जैसे ही उसे उठाने वाला था, तभी क्रिस और त्रिश जल्दी से आगे बढ़कर गेंद को उठा लेते हैं। ये देखकर उस इंसान की भौहें तन जाती हैं और वो उन दोनों लड़कों की तरफ देखता है। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है, तभी क्रिस उस इंसान की तरफ देखकर बोलता है, ये मेरी गेंद है, आपकी नहीं। ये सुनकर उस इंसान के भाव बदल गए। तभी त्रिश बोलता है, ये हम दोनों की बॉल है, हम दोनों खेल रहे थे, गलती से आपके पास आ गई। ये कहते हुए दोनों वहां से चल जाने लगते हैं। वो आदमी घूर कर उन दोनों बच्चों को देखता रहा और मन में कहता है, पता नहीं किसके बच्चे हैं और कितना एटीट्यूड है इनमें। ये कहते हुए वो उन्हें घूर कर देख ही रहा था। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, चलो दच, हमें चलना है। तभी दच उस लड़की के पीछे जाते हुए बोला, आई एम कमिंग रोनिका। ऐसा कह वो उन दोनों बच्चों की तरफ मुड़कर देखता है और वापस से चला जाता है। दूसरी तरफ आरोही अपने दोनों बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर परेशान थी कि दोनों बच्चे कहाँ चले गए। वो खुद पर ही नाराज हो रही थी कि क्यों उसने कॉल पिक किया। वो जैसे ही आगे बढ़ रही थी, तभी उसने अपने दोनों बच्चों को आते देखकर झट से उसको गले से लगा लिया। गले लगाकर बोली, कहाँ चले गए थे? आप जानते हो ना कि आप दोनों के बिना आपकी मम्मा नहीं रह सकती है। अगर आप लोग एक मिनट भी मेरे आंखों से दूर हुए तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तभी वो दोनों भी अपनी मम्मा को कसकर गले लगा लिए और अपने नन्हे नन्हे हाथों को आरोही की पीठ पर रखते बोले, आई नो मम्मा, वी लव यू सो मच। दोनों ही आरोही के गाल पर किस कर देते हैं। आरोही भी मुस्कुराकर दोनों बच्चों के गालों को बारी बारी से चूम लेती है। फिर दोनों को लेकर वापस से रूम की तरफ बढ़ जाती है। वो रूम की तरफ बढ़ रही थी और उसके दोनों बच्चे भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी सामने से दर्ज और रोनिका भी आ रहे थे। आरोही जो हमेशा अपने चेहरे को मास्क से कवर करके रखती थी, तो अभी भी उसका चेहरा मास्क से कवर था। वो चलती हुई जा रही थी, तभी सामने से आ रहा दर्ज जो कि मोबाइल में कुछ कर रहा था, उसका ध्यान नहीं जाता है। वहीं आरोही भी अपने दोनों बच्चों को देखने में लगी रहती है, इसलिए उसका भी ध्यान नहीं जाता है। तभी दोनों टकरा जाते हैं और दर्ज का मोबाइल नीचे गिर जाता है, पर आरोही उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर आगे बढ़ जाती है। ये देखकर दर्ज को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो आरोही की बस पीठ ही दिखाई देती है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता और मन ही मन कहता है, कौन है ये लड़की जिसने मेरे साथ ऐसा किया। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल किए था। वहीं उसके साथ खड़ी रोनिका दज के गुस्से को देखकर बोली, इट्स ओके दज, कोई होगी पागल लड़की, कभी कभी ऐसे राह चलते कोई ना कोई टकरा जाता है। इन्हें कभी होटल में रहने को मिलता नहीं होगा, पहली बार आए होंगे और एक्साइटमेंट में इन्हें कोई होश नहीं रहता होगा। बहुत से गंवार यहाँ भरे पड़े हैं, तुम इग्नोर करो। ये कहते हुए दज को उसका मोबाइल उठा कर देती है और कहती है, चले दज। दज अपने सिर को झटकते हुए मोबाइल को लेकर आगे बढ़ जाता है, पर ना जाने क्यों अचानक से उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। अचानक से ही दज का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए रोनिका के साथ आगे बढ़ गया। वहीं आरोही का भी यही हाल था। वो अपने बच्चों के साथ जा रही थी, पर अचानक उसकी भी धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो फुल स्पीड में चलने लगती है। उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। वो मन ही मन सोचती है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो अपने बच्चों के साथ, फिर ये मुझे क्या हो रहा है? वो भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ आखिर में हो क्या रहा है। वो मन ही मन सोचती है कि ऐसा तो तभी होता था जब, तभी वो उस पर विराम लगाती है और कहती है, नो नो, मैं उस इंसान के बारे में सोच ही नहीं सकती। वो इंसान मेरे प्यार के लायक कभी था ही नहीं। वो तो एक नंबर का धोखेबाज था। वो अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ के उन्हें रूम में लेकर चली जाती है। रूम में पहुंचकर पहले अपने दोनों बच्चों को हैंड वॉश और माउथ वॉश कराकर उन दोनों को कुछ खिला पिलाकर सुला देती है। तभी वो बैठकर वापस से लैपटॉप पर कुछ काम करने लगती है। तभी इस रूम का डोर नॉक होता है। आरू जाकर डोर ओपन करती है तो निखिल कहता है, आरू, मुझे अंदर नहीं आने दोगी? आरू अजीब सा मुंह बनाती है, तुरंत डोर छोड़कर वापस से सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगती है। निखिल अंदर जाकर डोर लॉक करता है और वहीं आरोही के पास जाकर बैठ जाता है और पूछता है, मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? आरोही उसे घूर कर देखती है। निखिल बोलता है, ओ इतना गुस्सा क्यों हो रही हो यार? आखिर वो दोनों मुझे बड़ी बोलते हैं, तो वे हुए ना मेरे बच्चे। आरोही कुछ नहीं बोली और वापस से अपने सिर को झटक कर लैपटॉप पर काम करने लग जाती है।
तब निखिल बोला, हाँ माना कि वो मेरे सगे बच्चे नहीं हैं और मैं उनका डैडी नहीं हूँ, पर मैं उनका मामा हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे बड़ी बुलाते हैं, तो क्या हो गया? आरू ये सुनकर एक नज़र घूर कर देखती है, फिर काम करने लग जाती है। तभी निखिल बोला, आरू एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बतानी है। आरू ही बोली, अगर इम्पोर्टेंट हो तभी बताना, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। आरोही की बात सुनकर निखिल का मुंह बन जाता है, पर कुछ सोच कर बोलता है, तुम्हें पता है कल के अवार्ड सेरेमनी के लिए वो भी आया है। ये सुनते ही आरोही की उंगलियां जो लैपटॉप पर बड़ी तेजी से चल रहे थे अचानक से रुक जाते हैं। उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो बिल्कुल शांत हो जाती है। वो तिरछी नजरों से निखिल की तरफ देखकर बोली, हु केयर्स। ये कहते वो वापस से लैपटॉप पर काम करने लगती है। तब निखिल कहता है उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी आई हुई है। जैसी आरोही ये सुनती है उसे गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से से लाल आंखों के साथ निखिल की तरफ देखती है, पर लड़का भी घबरा जाता है। वो जल्दी से अपनी नजरें इधर उधर करके करने लगता है। आरोही गुस्से में झटके से लैपटॉप को बंद कर देती है और उस लड़के की तरफ काफी देर तक घूर कर देखती रहती है। ये देख निखिल डर से कांपने लगा। वो कहता है, अब क्या करूं मैं इस लड़की का? इसके गुस्से का भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो गुस्से में कुछ भी कर सकती है। इससे पहले कि कुछ हो, निकल ले बेटा यहाँ से। वो तुरंत सोफे पर से उठा और क्रिस के पास जाकर बोला, अरे मेरे प्यारे बच्चे, उठ गए क्या? तभी वो दोनों निखिल के गले लगकर बोले, हे बटे। निखिल भी दोनों बच्चों को सीने से लगा लेता है और मुस्कुराने लगता है। फिर मन ही मन बोलता है, थैंक गॉड तुम दोनों उठ गए, वरना आज ना जाने तुम्हारी चंडी माँ मेरे साथ क्या ही करती। वो मन ही मन भगवान को शुक्रिया अदा कर रहा था। थैंक गॉड दोनों बच्चे टाइम पर उठ गए, वरना आज आरोही उसके साथ क्या ही करती, क्योंकि वो आरोही के गुस्से को अच्छे से जानता है। वही आरोही अब तक गुस्से से काफी लाल हो गई थी। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है और अपने फेस को बार बार धो रही थी, जो कि अब तक रेड हो चुके थे। वो गहरी सांस लेते हुए खुद के गुस्से को कंट्रोल करने लगी और सामने मिरर में देखते हुए खुद से बोली, नहीं आरोही, तुझे इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम्हारे हर गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहले मुझे मायरा को ढूंढना है, पर मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मिली नहीं। ना जाने किस बिल में जाकर छुपी हुई है। तो उससे पहले क्यों ना मैं मेरे सबसे बड़े गुनहगार मिस्टर खन्ना को सजा दूं, क्योंकि आज उनके कारण ही मेरा ये हाल हो गया है। उन्होंने मेरे सच्चे प्यार, जज्बात और फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया है। बहुत शौक है ना तुम्हें मिस्टर खन्ना दूसरों की फीलिंग के साथ खेलने का, रोज एक नई गर्लफ्रेंड बनाने का। आज एक नई गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो ना। मैं तुम दोनों का वो हाल करूंगी कि तुम दूसरों को धोखा देने से पहले 10 बार सोचोगे। ये सब कहते हुए आरोही की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था अगर दच उसके सामने आ गया तो वो उसे अपनी आंखों से जलाकर मार डालेगी। काफी देर तक गहरी गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और फिर वॉशरूम का डोर ओपन कर बाहर निकल आती है। तब निखिल उस रूम से जा चुका था और क्रिस और त्रिस बेड पर बैठकर मस्ती कर रहे थे। जैसे ही उन दोनों की नज़र बाहर निकली, अपनी मॉम पर पड़ी, वो दोनों धीरे धीरे बेड से उतरे और अपने नन्हे नन्हे कदमों को बढ़ाते हुए आरोही के पास पहुंचे और बड़े ही प्यार से बोले, मम्मा, मम्मा। वही आरोही अपने दोनों बच्चों को देखकर सब कुछ भूल जाती है। ये उसके साथ हमेशा होता था। जब भी वो दुखी, प्रॉब्लम, गुस्सा होती थी तो अपने बच्चों दोनों बच्चों को सामने देखकर सब कुछ भूल जाती थी। फिर दोनों बच्चों के करीब आने पर अपने घुटनों के ऊपर बैठकर उन्हें अपने सीने से लगाते हुए बोली, ओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों की नींद पूरी हो गई? दोनों मुस्कुराकर बोले, हाँ मम्मा, हाँ मम्मा कहकर उछलने लगे। दोनों प्यार से आरोही के दोनों गालों पर किस कर लिए और आरोही भी उन्हें किस करते बोली, चलो ब्रेकफास्ट कर लो, मम्मा को भी किसी जरूरी काम के लिए जाना है। ये सुनते ही उन दोनों बच्चों के चेहरे उतर गए। तभी आरोही प्यार से उन दोनों के गालों को छूते बोली, डोंट वरी, मम्मा जल्दी आ जाएगी। बस एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, उसे कंप्लीट करके वापस आ जाएगी। तब तक तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब तक तुम दोनों के लिए एक आंटी को रख दिया है, वो तुम लोगों की केयर करेंगी। वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों से इशारे करने लगे, जैसे उन दोनों के मन में कुछ खुराफात चल रहा हो। वहीं आरोही अपने दोनों बच्चों को आंखों के इशारे को साफ समझ गई और बोली, कोई शैतानी नहीं। अगर कोई शैतानी हुई और मुझे आगे चलकर पता चला उन्होंने बताया कि तुम लोगों ने उन्हें परेशान किया है, तो देन आई विल पनिश यू। वे दोनों वापस से अपना मुंह बनाकर अपनी टिमटिमाती हुई आंखों को झपकाते बोले, नो मम्मा, वी आर गुड बॉय।
ये सुनते ही आरोही मुस्कुराकर बोली, ऑफ कोर्स, मुझे पता है तुम दोनों कितने अच्छे बच्चे हो। ठीक है, अब कोई बदमाशी नहीं। वो एक बार फिर से उन दोनों के बालों को सहलाते हुए उनके माथे को चूमा और दोनों को बेड पर बैठाई। कुछ ही देर में दोनों का ब्रेकफास्ट आ गया और ब्रेकफास्ट करा के आरोही मीटिंग में जाने के लिए तैयार हुई। तभी रूम का डोर नॉक हुआ और निखिल के साथ एक लेडी आई जिसकी एज 32 रही होगी। वहाँ आकर बोली, मैम, आपने मुझे बुलाया था? आरोही हाँ में सिर हिलाते बोली, यस ऑफ कोर्स, मैं चाहती हूँ जब तक मैं ना रहूँ तब तक आप मेरे बच्चे को देखिएगा। वो लेडी तुरंत हाँ में सिर हिलाते बोली, यस मैम, मैं ध्यान रखूँगी। आरोही जाने लगी तभी आरोही डोर के पास खड़ी होकर पीछे मुड़कर उस औरत से बोली, ध्यान रखना, ये दोनों बहुत शैतान हैं। देखने में बहुत सीधे साधे मासूम से लगेंगे पर इनकी हरकतें बड़े शैतान बच्चों से कम नहीं है। इसलिए तुम इन्हें छोटा और मासूम समझने की गलती मत करना। तब वो औरत हाँ में सिर हिलाकर बोली, ओके मैम, मैं बिल्कुल ध्यान दूंगी। ये सब कहते हुए उस औरत के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी क्योंकि वो देख रही थी कि आरोही कैसे अपने बच्चों की तरफ घूर कर देखते हुए उसे ये सब बातें बोल रही है। फिर आरोही निखिल के साथ रूम से बाहर चली गई। आरोही के जाते ही दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखे और तेज से उछलते बोले, या मम्मी नहीं है तो हम लोग मस्ती करेंगे। ये कहकर दोनों बेड पर जाकर उछलने लगे। वहीं वो औरत उन्हें देखकर मन ही मन बोली, इनकी मॉम सही कहकर गई थी, ये दोनों वाकई में मासूम बच्चे नहीं है, एक नंबर के शैतान है। ये कहते हुए वो औरत उन दोनों के पास गई और प्यार से उन दोनों को बेड पर बैठाती हुई बोली, आप दोनों यहाँ बैठकर खेलो, तब तक मैं आप दोनों को शाम के लिए कुछ बना देती हूँ। वो दोनों बच्चे हाँ में सिर हिलाने लगे। तभी क्रिस मासूम सा चेहरा बनाकर उस औरत से बोला, आंटी, मुझे ना कॉर्नफ्लेक्स चाहिए। वो औरत बोली, आप लोग आराम से बैठो, कहीं जाना मत, मैं अभी कॉर्नफ्लेक्स बना कर लाती हूँ। ये कहते हुए वो औरत वहाँ से चली गई। वो तुरंत किचन में गई और कॉर्नफ्लेक्स बनाकर रूम में लाई। फिर क्रिस की तरफ प्लेट बढ़ाते हुए बोली, लो बेटा, मैं ले आई। तब क्रिस ने उसे एक चम्मच खाया और मुंह बनाकर थूकते हुए बोला, छी, कितना गंदा है, इससे टेस्टी तो मम्मा बनाती है, आप कितना गंदा बनाते हो। ये सुनते ही उस औरत के चेहरे के भाव बदल गए और वो औरत तुरंत ही कॉर्नफ्लेक्स को लेकर एक चम्मच अपने मुंह में डालकर देखी तो उसको स्वाद अच्छा लगा। तुरंत ही क्रिस की तरफ देखकर बोली, बेटा, इसके स्वाद तो अच्छे हैं। तभी क्रिस बोला, आंटी, कैसे आपको अच्छे लगे? और क्रिस बोला, आंटी, भाई को ना हमेशा मम्मा के हाथ का पसंद है, आपने जरूर गंदा बनाया होगा। ये कहते हुए दोनों बच्चे मुंह बनाने लगे। वो औरत परेशान होकर बोली, मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। ये कहते हुए वापस से किचन में जाने लगी। तभी क्रिस और त्रिस आपस में हाय फाय करते बोले, वाह, हमने इन्हें भगा दिया, चलो हम लोग मस्ती करते हैं। वो औरत किचन में जाकर वापस से कॉर्नफ्लेक्स बनाने लगी। वहीं रूम में दोनों बच्चे शैतानी कर रहे थे। दूसरी तरफ आरोही निखिल के साथ कॉरिडोर से होते हुए आगे बढ़ रही थी। वो दोनों आपस में मीटिंग से रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे और आरोही ने अपने हाथों से मोबाइल पकड़ रखा था। वहीं निखिल भी उससे बातें करते हुए सब कुछ बता रहा था। हालांकि आरोही बहुत कम बोल रही थी पर निखिल बोले जा रहा था। वो एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था। वे दोनों आपस में बातें करने में इतने मस्त थे कि सामने से आ रहे दच की तरफ ध्यान ही नहीं गया। वहीं दच भी अपने मोबाइल को कान पर लगाए हुए बातें कर रहा था। वो इस तरह जा रहा था तभी उसके मुंह से अचानक ही निकला, यस मॉम। जैसे ही आरोही उसके पास से आरोही ने इस वक्त मास्क लगाया था इसलिए दच उसका फेस नहीं देख पाया। आरोही इस तरह चली जा रही थी तभी उसके कानों में दच की आवाज़ पड़ी। वो एक पल के लिए अपनी जगह पर रुक गई। निखिल जो कि बातें करते हुए आगे बढ़े जा रहा था, उसका ध्यान नहीं गया कि आरोही पीछे रह गई है। अचानक ही उसने बगल में देखा तो आरोही नहीं थी। वो पीछे मुड़कर देखा तो आरोही अपनी जगह पर खड़ी थी। वो तुरंत ही आरोही के पास जाकर बोला, व्हाट हैपेंड आरू? आरोही जो कि सदमे में थी, वो निखिल के बुलाने पर भी नहीं बोलती है। निखिल उसके कंधे पर हाथ रख उसे हिलाते हुए बोला, व्हाट हैपेंड, कहाँ खो गई? हमें चलना है मीटिंग के लिए, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। जो कि अपने ख्यालों में खोई हुई थी, एक अलग ही दुनिया में चली गई थी। वो तुरंत होश में आकर बोली, ओके ओके, मैं ठीक हूँ। ये कहते वो आगे बढ़ गई। निखिल आरोही को आगे बढ़ते देख अपने कंधे उचकाते हुए बोला, क्या हो जाता है इस लड़की को? ये कहते हुए वो भी आरोही के पीछे चल दिया। वहीं आरोही के दिमाग में अभी भी दच का उसके पास से गुजरना और उसकी आवाज़ कानों में गूंज रही थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती हुई बोली, कंट्रोल कंट्रोल आरू, अब तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना है। ये कहते हुए वो गहरी सांस लेने लगी। कुछ देर बाद वो मीटिंग हॉल में पहुंच गई। वहीं दच भी आरोही के पास से गुजरा था तो उसे भी एक अजीब सा एहसास हुआ। वो एक पल के लिए
सन्नाटा रह गया। उसे वो वापस से वहीं जाना पहचाना सा एहसास हुआ। एक बार फिर से वैसा एहसास होते ही उसे बेचैनी सी होने लगती है। वहीं कॉल पर उसकी माम हेलो हेलो किए जा रही थी, पर दर्ज था कि कहीं खो गया था। हालांकि वो अब तक आगे बढ़ गया था। उसकी मॉम के बार बार हेलो हेलो बोलने पर उसके कानों में आवाज़ गई तो बोला, मॉम आई कॉल यू लेटर। ये कहकर वो तुरंत कॉल कट कर दिया और पीछे मुड़कर देखने लगा। वो देखा तो पीछे कोई नहीं था। फिर वो आगे बढ़कर देखने लगा। वो सोचने लगा कि आरोही यहीं कहीं होगी। चारों तरफ ढूंढने लगा पर आरोही वहां से जा चुकी थी। जब आरोही नहीं दिखती है तो वो एक गहरी सांस लेकर खुद से बोला, ओ गॉड, वेयर आर यू वाइफी। ये कहते ही उसके मुंह से एक आह सी निकल गई। तभी उसने ऐसा क्या देखा, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। दोस्तों, अब कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो आप लोग एक भी पार्ट मिस मत करिएगा और कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, तभी आप लोगों को कहानी में मज़ा आएगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।